Good morning, students. Today we read the third chapter of politics. How the state government work. किस तरीके से state government जो है वो कार्य करती है. अब यहाँ पर हम लेसन स्टार्ट करेंगे. अब इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हेड कौन होता है, और उसके साथ साथ ही कि किस तरीके से कोई भी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे. और पढ़ेंगे कितने स्टेट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर और कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारे कंट्री के अंदर. ठीक है, तो आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम और उनकी कैपिटल्स के साथ. अब मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशन स्टार्ट करती हूँ. एक दिन की बात है, यहाँ पर बताई गई है, लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स जो है वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे. तभी स्टूडेंट्स ने नोटिस किया एक आर्टिकल में कि जहाँ पर कुछ विलेज में वहाँ पर वाटर शॉर्टेज हो रहा था, तो जिससे कि लोग क्या हो रहे थे, बीमार भी हो रहे थे. वहीं पर एक आर्टिकल में लिखा होता है बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर लोगों को पीने का जो पानी होता है ना, वाटर जो मिलता है वो अनक्लीन मिलता है, जिसके कारण लोग क्या होते थे, बीमार हो जाते हैं. अब स्ट्रीम्स वगैरह होती है सूखी हुई होती है, टैंक्स वगैरह में पानी उनको नहीं मिल पा रहा है. और कुछ ऐसे रीज़न भी होते हैं जहाँ पर लोगों को पानी बहुत दूरी से लाना पड़ता है. और जो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर है पटलपुरम, वहाँ पर पानी जो है 3 डेज़ में 1 डे सप्लाई किया जाता है. और वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो कि वहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स के कारण वो बहुत फुल हो चुका है, और सबसे ज़्यादा पेशेंट वहाँ डायरिया के आते हैं. टीवी चैनल के अकॉर्डिंग डायरिया जो है उससे 10 पीपल जो है वो पर डे में वो उनकी मृत्यु हो जाती है. अब इसका विरोध करते हुए वहाँ के लोग जो है एमएलए रेसिडेंट गए, और एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर गए, और उन्होंने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ज्ञापन, मेमोरंडम यानी होता है ज्ञापन, जिसमें वो सारा नोटिस वगैरह कि ये हमें प्रॉब्लम्स है वो सारी उसमें उनको बताई गई और दिया गया. अब जो अपोजिशन लीडर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उन्होंने डिमांड की कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका सिचुएशन पब्लिक हेल्थ में अभी किया जाए और इस सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए. ठीक है, अब जैसे ऊपर बताया गया, अब इसमें जैसे कि आपने पटलमपुरम जैसे कि इस घटना के बारे में पढ़ा, तो आपने बहुत सारी वर्ड से मिले, जैसे कि एमएलए है, कलेक्टर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन सब चीज़. तब उनके जो स्टेट गवर्नमेंट के जो फंक्शंस है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे. उसके साथ साथ जैसे कि गवर्नर होते हैं, एमएलए होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो है ना, उन सभी के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे. अब हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट, मतलब कि पहले 29 थे, तो अब जम्मू कश्मीर हट गया है, तो वो यूनियन टेरिटरीज़ में इंक्लूड हो गया था. तो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, तो फिर 9 हो गई. फिर 9 से दमन, दीव और दादरा नगर हवेली, वो दोनों को एक सम्मेलन, एकीकरण हो गया, वो दोनों मिल गए, तो अब कितना हो गए, 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए. ओके, हमारे कंट्री के अंदर तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है. अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख वो क्या था, यूनियन टेरिटरी बन गया था, तो 9 हो गए थे. लेकिन दादरा नगर हवेली और दमन दीव का एकीकरण होने के कारण वो क्या हो गए, अब 8 हो गए. ओके, अब वो सारे आपको मैं व्हाट्सअप कर दूंगी और आपको राइट करके और उसको लर्न भी करना है. अब हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, वहाँ की जनता के लिए वहाँ की सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है और वहाँ का डेवलपमेंट करवाती है. अब स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो यहाँ पर लेजिस्लेटिव, मतलब कि विधानमंडल, एक्जीक्यूटिव कार्यकारी मंडल और एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्सिबल, प्रशासन जिम्मेदारी है ना, इन पर क्या होगी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस की गई है. कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब कि जो विधानसभा मतदाता क्षेत्र होते हैं अलग अलग बांटे गए हैं. अब हर एक स्टेट को अलग अलग स्मॉल एरिया में बांटा जाता है ना, जिससे जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में कवर किया जाता है. अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बनाई जाती हैं और फिर उसको डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है. ठीक है, अब जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर टोटल 543 डिस्ट्रिक्ट्स है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 543 भागों में बांटा गया है. ठीक है, विधानसभा मतदाता क्षेत्र. अब इस हर फील्ड में क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है कैंडिडेट के रूप में, और हर एक सीट के लिए वोटर्स कैंडिडेट के रूप में खड़ा होता है. वहाँ की जनता होती है, वो वोट देकर उस कैंडिडेट को पॉलिटिकल्स पार्टी में इंक्लूड करा सकती है. अब जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कम से कम 25 ईयर के होने चाहिए. 25 ईयर से कम के वो नहीं हो सकते हैं, तभी वो किसी भी इंडिया के सिटीजन कैंडिडेट के रूप में खड़े हो सकते हैं, और फिर लोगों के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में चुनकर उनकी सरकार बनाई जाती है. स्टेट गवर्नमेंट इट्स इलेक्शंस, जो राज्य सरकार होती है वो चुनाव के रूप में यहाँ पर बताया गया है.
अब देखिए स्टेट इलेक्शंस कमीशन जो होते हैं वो इलेक्शंस की डेट निकालते हैं और उनमें फर्स्ट वोटर लिस्ट बनाई जाती है, देन आफ्टर कैंडिडेट का नॉमिनेशंस किया जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और उसके बाद फिर है ना उनकी जो नीतियाँ वगैरह होती है, पॉलिसीज वगैरह होती है, वो लोगों से जाकर उनको बता सकते हैं और उनसे वोट मांग सकते हैं, जिसको कन्वेंसिंग कहा जाता है। अब इलेक्शन जो होते हैं वो एक फिक्स डेट पर सभी जगह पर एक तक करवाया जाता है और लोग जो होते हैं अपने चूज के कैंडिडेट को वो वोट देते हैं और वोट डालने के बाद जिनके सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो वहाँ का विनर डिक्लेयर घोषित किया जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा। अब स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक तो गवर्नर होता है, उसके बाद उस 1 या 2 हाउस जो उसके अंदर होते हैं। कुछ स्टेट होते हैं जिसमें 2 हाउस होता है लेजिस्लेचर, तो उसको लेजिस्लेचर का बाइकैमरल कहा जाता है। वहीं पर लोअर हाउस होता है लेजिस्लेचर असेंबली का, जिसको विधानसभा कहा जाता है। ठीक है, फिर एक अपर हाउस होता है लेजिस्लेचर काउंसिल, जिसको विधान परिषद कहा जाता है। मतलब कि सबसे विधानसभा नीचे होता है, उससे ऊपर क्या होता है, विधान परिषद होता है। और कुछ स्टेट होते हैं जिनके अंदर ओनली 1 हाउस होते हैं, उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर कहा जाता है। ओके, द गवर्नर। अब एक गवर्नर जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता है, जो कि प्रेसिडेंट इंडिया के, मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो यूनियन इंडिया का प्रेसिडेंट होता है उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और प्रेसिडेंट की अनुमति मिलने के बाद वो ऑफिस को ज्वाइन करते हैं। अब एक कैंडिडेट जो कि गवर्नर की पोस्ट पर अप्लाई करता है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए, और वो व्यक्ति जो है वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का किसी भी अदर ग्रुप्स का मेंबर वो नहीं होना चाहिए, और ना ही वो किसी प्रकार के अदर ऑफिस प्रॉफिट में वो ज्वाइन होना चाहिए। अब उसके पास पावर कौन कौन सी होती है? और फर्स्ट उसके पास एक्जीक्यूटिव पावर होती है, कार्यकारी शक्तियाँ होती है जिस गवर्नर के पास, जिसमें वो कोई भी कार्य जो है वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर वो कर सकता है। उसके साथ साथ ही चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो भी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के एडवाइस से फिर वो अपॉइंट किए जाते हैं। उसके साथ साथ ही वो अदर्स जो स्टेट है वहाँ के जो एडवोकेट जनरल होते हैं या फिर अदर ऑफिसर जो होते हैं उनको अपॉइंट भी कर सकते हैं। और कोई भी बिल हुआ जो कि लॉ बनने से पहले वो गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर उसको अप्रूव करता है तो ही वो लागू हो पाता है। यहाँ बिल से मतलब है कि जो लॉज बनते हैं तो उसकी एक लिस्ट होती है ना, उसको कहा गया है। उसके साथ साथ ही गवर्नर जो होता है वो लेजिस्लेटिव फर्स्ट सेशंस का इलेक्शंस के बाद उसके बाद पावर्स जो है वो आ जाती है ना। अब ये सारे डिस्कस जो है यहाँ पर डिटेल में नीचे बताए गए हैं, जो कि अलग अलग पहलूज में हैं, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। फर्स्ट है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। अब वो MLA भी उसमें इंक्लूड होते हैं, तो उसमें हम पढ़ेंगे। आपको ये फुल फॉर्म लिखनी है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, ठीक है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट बिकम मेंबर। अब अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन यानी विधानसभा क्षेत्र होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ के अलग अलग प्रतिनिधि के रूप में लोग खड़े होते हैं, वो जनता के द्वारा के किए जाते हैं, चुने जाते हैं, जो कि हर 5 साल का यहाँ पर टेन्यूर का मतलब कि एक फिक्स जो समय अवधि होती है उसको कहा जाता है, जो कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी है, 5 ईयर है। अब एक MLA जो होता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है, जो कि इलेक्शंस में वहाँ पर स्वतंत्र रूप से खड़ा होकर वो MLA के रूप में मतलब कि चुनाव में जीत कर और फिर बन सकता है। अब जो MLA होते हैं वो किसी मेजर पार्टी से होते हैं किसी स्टेट में। अगर कोई भी सिंगल पार्टी जो है वो वहाँ पर इलेक्शन में नहीं खड़ी होती, मतलब कि एक वहाँ पर 2 या 3 ग्रुप जो होते हैं पार्टीज के वो खड़े होते हैं, उसमें से जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं तो वो अपोजिशन पार्टी क्या होती है वो जीतती है ना। और उसके साथ 5 साल तक जिसका भी पार्टी का परफॉर्मेंस बेस्ट होता है वो फिर नेक्स्ट ईयर भी वापस आ सकती है। फिर आता है हमारा चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर जो होता है वो किसी मेजर पार्टी का लीडर होता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइट किया जाता है। अब चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी सारे गवर्नमेंट की तरह अप्रूवल किए जाते हैं। अब कोई पार्टी हुई जिसको कोई मेजर एब्सोल्यूटली नहीं मिल सकी है, तो गवर्नमेंट जो है वो किसी 1 मेंबर को इनवाइट कर सकता है और उनका ओपिनियन से वो उसमें चीफ मिनिस्टर के पद के रूप में वो खड़ा भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर और उनके पावर्स। अब चीफ मिनिस्टर जिसको हम CMs कहते हैं, वो किसी भी स्टेट का एक्जीक्यूटिव जो पावर्स होती है उनका रियल हेड माना जाता है। अब ये जो होते हैं
मिनिस्टर्स वगैरह, उसके बाद वो उन सारे के अलग अलग डिपार्टमेंट होता है जिसमें वो रहते हैं, और हर मिनिस्टर जो है उस डिपार्टमेंट के चार्ज के लिए आंसरेबल, उत्तरदायी होता है। उसके साथ साथ ही जो भी योजनाएं वगैरह निकाली जाती है ना, एजेंडास वगैरह, वो गवर्नमेंट के द्वारा उनके द्वारा लागू किए जाते हैं, या फिर उनका पार्ट्स वो कह सकते हैं होते हैं। अब इनके पास क्या क्या पावर होती है, तो सीएम जो है वो किसी भी कोई भी मीटिंग में कन्वेंस कर सकते हैं, प्रिसाइड कर सकते हैं, कोई भी मीटिंग बुला सकते हैं जिसको उनके द्वारा सुपरवाइज किया जाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर कंट्रोल उनके द्वारा किया जाता है। अब सीएम जो होते हैं गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक लिंक होते हैं, मतलब कि बीच का कार्य करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी कार्य होते हैं वो गवर्नर तक उनके द्वारा पहुँचाया जाता है, और अगर कोई भी मिनिस्टर ने कार्य सही नहीं किया तो उनको रिजाइन कर दिया जाता है, उनको वहाँ से हटा भी दिया जाता है, और नए मिनिस्टर को भी उनके द्वारा कैबिनेट में लागू किया जा सकता है। अब सीएम जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उनके द्वारा जो भी टेन्यूर वगैरह दिया जाता है उसको उनके द्वारा लागू किया जाता है, और सीएम जो है वो उनके जितने भी निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं उनके लिए वो रेस्पॉन्सिबल भी होता है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गवर्नर के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अब सीएम जो होता है वो अदर जो भी अनाउंसमेंट होती है गवर्नमेंट के असेंबली में उनको अनाउंस कर सकता है। सीएम जो है वो फाइनल डिसीजन जो है असेंबली के वो ले सकते हैं। उसके साथ साथ ही चीफ मिनिस्टर जो है वो किसी काउंसिल मिनिस्टर का रिजाइनेशन त्याग पत्र भी उनके द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी दिस। अब देखो इसके अंदर ये होता है कि किसी भी स्टेट में कोई भी पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है, तो उसके अंदर कोई भी मिनिस्टर जो होता है अपना कोई भी कार्य सही से नहीं निभाता है, रेस्पॉन्सिबल नहीं हो पाता है, तो उसको अपना त्याग पत्र देना होता है। और अगर उसका एक मिनिस्टर त्याग पत्र दे रहा है तो उस बाकी के सारे मिनिस्टर को भी क्या करना होता है, वहाँ से रिजाइनेशन देना होता है। ठीक है, तो उनसे फिर लेजिस्लेचर एक्साइज जो है उनसे क्वेश्चंस पूछती है, उनकी जो भी योजना है उनके बारे में और क्या क्या चीज़ें उन्होंने पास वगैरह की, वो सारे उनसे क्वेश्चंस का आंसर ऑब्टेन कर देन आफ्टर एक मिनिस्टर की कोई गलती होती है तो सारे मिनिस्टर्स को वहाँ से रिजाइनेशन उनको करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 239 से हम कल रीड करेंगे, ये द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फंक्शंस है ना। आज हमने यहाँ तक रीड किया, आप सभी भी एक बार पढ़ लें और समझ लें।